वेलकम टू कानून रूल्स। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आलोक पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं। जी नमस्कार फिरदौस जी। सर, आज आपने टाइम स्पेयर किया कानून गुरुज के लिए। पूरी कानून गुरुज फैमिली जो है आपके लिए थैंकफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कानून गुरुज का भी, जो कि न्याय के क्षेत्र में अभी काफी ज्यादा अधिवक्ताओं के साथ मिलकर लोगों के लिए आपका जो कदम है काफी सराहनीय है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का। बिल्कुल सर। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, डेफिनेटली क्रिमिनल का कोई भी टॉपिक होता है वो इंटरेस्टिंग होता ही होता है। उसको उसका फ्लो ही अलग होता है, और जो आंसर करता है, जो क्वेश्चन करता है, वो भी इसमें काफी इंटरेस्ट लेता है, और जो सुनने वाला होता है वो भी काफी इंटरेस्ट लेता है। तो बिफोर वी स्टार्ट अ टॉपिक, मैं ये चाहूंगी स्लाइटली अभी तक का आपका जो न्याय के क्षेत्र में या लिटिगेशन का अभी तक का आपका जो जर्नी रहा है, वो कैसा रहा है, कैसे अप एंड डाउन आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में हमारे अ, व्यूवर्स जानना चाहेंगे। देखिए, इस क्षेत्र में अभी लगभग 3 वर्ष से हूँ मैं। और काम किया मैंने मैक्सिमम जो क्रिमिनल्स के ही केस है वही लिए मैंने, क्योंकि ये क्षेत्र मुझे पसंद भी था। और मैंने इसमें लोगों के साथ न्यायपूर्ण काम हो उस तरह का मैंने काम करने का प्रयास किया इस क्षेत्र में। और कई जगह जहाँ न्यायपूर्ण काम हो रहे थे उसमें भी मैंने विरोध किया। जैसे प्रशासनिक विरोध हो गया, किसी तरीके का कोई कहीं भी अन्याय हुआ तो मैंने उसमें भी काम किया लोगों के लिए। और अभी चल ही रहा है धीरे धीरे हमारा ये काम। तो अभी तक का ऐसा कौन-सा आपका एक्सपीरियंस है, या अभी तक का ऐसा कौन-सा लैंडमार्क केस कह सकते हैं उसे, या एक्सपीरियंस रहा है जो आपको अभी तक बहुत आपकी आपकी नज़र में, या मतलब एक एडवोकेट की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है? क्योंकि हर अ, एडवोकेट की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक यदि इस तरह से कहा जाए तो वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें मुझे शांति मिली, वो एक ये था कि एक महिला थी। और उसके ही कुछ परिवारीजन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसके ऊपर उसकी संपत्ति वगैरह पे कब्जा कर लिया था। प्रशासन भी उनके साथ में नहीं था, उन लोगों ने मिलकर उसको बाहर कराया था घर से। तो मैंने उसका केस लड़ा था। मैंने उसको कोई फीस वगैरह भी नहीं लिया अपनी। और मुझे अच्छा लगा कि बाद में उसको न्याय मिला, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल थे उन्हें हटाया भी गया पद से, उन पर कार्रवाई हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा लगा था मुझे ये चीज। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा, यानी आपका ये अभी तक का आपका सफ़र रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, जो कि काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अमूमन मूवीज में भी जो है, जो ये इसी सेक्शन को जो है कवर किया जाता है। तो उसमें सर मैं जी। ये जानना चाहूंगी कि ये जो सेक्शन 307 आईपीसी है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये एग्जैक्टली क्या चीज है? देखिए, कई बार कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है, उसके पास उस हत्या करने का इरादा हो उसका। वो चाहता है कि उनको किसी को मार दिया जाए तो उससे उसको लाभ हो, और उस इस आशय के साथ किसी को मारता है कि वो उसकी हत्या कर सके। तब ऐसे मामलों में 307 लगाई जाती है। अठारह भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 307 लगती है। और इसमें ये सबसे जरूरी बात ये होती है कि इसमें हत्या के प्रयास के लिए ये धारा लगाई जाती है, ना कि हत्या के लिए। जब किसी के हत्या का प्रयास किया जाता है तो ये धारा लगाई जाती है। और इसमें उस व्यक्ति को चोट इतनी पहुंचनी चाहिए जिससे लगे कि इसकी हत्या का कारण ये चोट बन सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, ये किस तरीके का इसमें सजा का प्रावधान किया गया है, और क्या ये क्राइम जो है ये हीनियस क्राइम है, जघन्य अपराध है, और क्या अ, इस तरीके के अपराध में अपराधी को बेल मिलती है? आमतौर पर ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, या और जुर्माना, या नहीं, और जुर्माना 10 साल तक की सजा और जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं ऐसे मामलों में। लेकिन इस मामले में 3 क्लॉज हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि हमें अपराध जो भी हुआ है उसमें सामने वाले व्यक्ति को किस तरीके की चोट पहुंची है, किस तरह के हथियार से कितना घातक हमला हुआ है, वो देखना पड़ता है। और दूसरा ये चीज है कि जिसने हमला किया है क्या वो पूर्व में अपराधी रह चुका है, या उसका व्यवहार किस तरीके का रहा है। जैसे यदि वो कोई सजा याफ्ता अपराधी हो, किसी प्रकार से जमानत पे या किसी भी तरीके से बाहर आता है और किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास का करता है वो काम, तो उसके लिए मृत्यु दंड का भी इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और ये एक गैर जमानती धारा है, इसमें जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में क्या होता है कि हम जब भी इस तरह का अपराध करते हैं तो
चूंकि जिनके साथ जैसे दो पक्ष हैं, एक पक्ष में किसी को मारा और दूसरा पक्ष है वो मरा तो नहीं लेकिन वो बच गया, तो सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी गवाही एक महत्वपूर्ण होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले एक निर्णय भी दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि गवाह जो है, जो भी पीड़ित है, उसकी गवाही सबसे जरूरी होती है। इन ऐसे मामलों में जैसे 307 का जो मामला है, जो भी पीड़ित है उसकी गवाही महत्व रखती है। यदि किसी ने उसके ऊपर हमला किया तो उसकी गवाही महत्व रखेगी। बहुत ज्यादा और लोगों की गवाही का कोई इसमें वो नहीं होता कि 4 लोग देखे हों तभी इस तरीके की बात बने, तो ऐसे मामलों में जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मामले में आप ये भी कर सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं आपको फंसाया जा रहा हो, तो आप पहले ही अग्रिम जमानत की याचिका डाल सकते हैं न्यायालय में, लेकिन वो लगभग खारिज होने की संभावना होती है। जमानत मिलने की संभावना ना के बराबर ही होती है। वो तभी होती है जब कि माननीय न्यायालय द्वारा जब ये देख लिया जाता है कि नहीं ये अपराध में आपका पूरी पूरी तरह से हाथ नहीं है, या तो जो भी पुलिस जांच जा रही है इसमें पूरी तरह से अभी अपराध को साबित नहीं किया जा सक रहा है आपके विरुद्ध, तो उसमें जमानत मिलने के आपके पास चांसेस होते हैं, वरना जमानत के चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे मामलों में। बिल्कुल सर, काफी अच्छे से आपने जो है चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो सर इसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या 307 का जो अपराध है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर है, हत्या का प्रयास, क्या ये काबिले राजीनामा है? क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोनों पार्टीज के मध्य? नहीं नहीं नहीं, ये समझौता करने योग्य अपराध नहीं होता। अच्छा इसमें क्या है कि इसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक मामला हुआ था, पंजाब का एक मामला था, उसमें 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि यदि समझौता कर लिया गया दोनों पक्ष के मध्य तो 307 के मामले को रद्द किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट ठीक ऐसा ही एक समझौता योग्य अपराध, चूंकि ये नहीं है, इसमें समझौता नहीं, दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया निर्णय दिया है, उसमें उन्होंने बताया था कि ये समझौता दो पक्षों के बीच हो जाए तो भी अपराध खत्म नहीं होता। अपराध वैसा के वैसा ही बना रहता है, जो अपराधी है वो अपराधी ही होगा। जैसा कि एक बार 2014 में नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था, उसमें उन्होंने बताया बताया था कि 307 हत्या का प्रयास का मुकदमा था, उसमें दो पक्षों के बीच समझौता हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मानते हुए 307 का मुकदमा खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही कल्याण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का एक मामला हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को ही बदलते हुए उन्होंने बोला कि इस तरह के अपराध में समझौता नहीं हो सकता, दो पक्षकारों के बीच दो लोगों के बीच जो इस तरह के अपराध हैं उसमें समझौता नहीं किया जा सकता। उसमें समझौता के बाद भी यदि आपके बीच कुछ बात हो जाती है तो भी अपराध की यथास्थिति बनी रहेगी। यदि आप उसमें दोषी पाए जाते हैं तो आपको सजा वैसी ही होगी। हाँ, लेकिन कई बार ऐसे मामलों में लोग क्या करते हैं कि गवाहों का पक्षद्रोही हो जाना। दरअसल चूंकि अब इसमें समझौता योग्य अपराध बिल्कुल नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समझौता किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय भी है। तो इसमें लोग करते क्या है कि कई बार अपराध हो गया और बाद में लोगों के बीच बातचीत हो जाती है, कई बार सम्मानित लोगों के साथ बैठकर लोग आपसी मामले को सुलझा लेते हैं। तो जो एक पक्ष शिकायत करता होता है वो पक्षद्रोही बनता है। वो न्यायालय में जाकर अपने बयान से अपने जो भी उसकी बातें हैं उससे मुकरता है। तब उसमें कुछ पीड़ित को मिल जाता है, उसमें वो पीड़ित के पास एक आधार होता है ताकि वो बच जाता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे हमारे यहाँ ही हालांकि ये मामला 307 से जुड़ा हुआ नहीं है, जौनपुर का एक मामला सांसद श्री धनंजय सिंह जी का, उसमें उनके ऊपर रंगदारी और अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ था करीब 1 साल पहले। उसमें पुलिस द्वारा उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट वगैरह भी जारी हुआ था। लेकिन अभी जिसने शिकायतकर्ता ने ही उसमें अदालत में जब बयान उसने दिया तो उसने अपने वो बयान से मुकर गया। उसने बोला कि नहीं, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ था, मुझसे कोई रंगदारी नहीं मांगी गई थी। तो न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को पक्षद्रोही घोषित कर देता है। उसमें न्यायालय बाद में अपने तरीके से उनको जो भी सजा का प्रावधान है वो करता है। लेकिन फिर ऐसे मामले में यही है, इसका एक उपचार यही बचता है, जो भी इसमें दोषी पाया जाता है। इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं। बिल्कुल सर, यानी कहने का मतलब है कि इसमें एफआईआर क्वेश्चन भी नहीं हो सकती है। 307 में यदि एफआईआर दर्ज की गई है तो वो एफआईआर क्वेश्चन नहीं हो सकती। अगर कोई पार्टी जो है हाईकोर्ट जाना चाहे क्वेश्चन के लिए, वो नहीं होगा। तो मतलब जो एफआईआर जो क्वेश होती है वो इस मामले में नहीं होगी। 307 के मामले में 482 अप्लाई नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे मामलों में क्या है कि जैसे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने जी। अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें आप दोषी पाए जाते हैं, और जो भी पीड़ित पक्षकार है वो भी गवाह
अदालत में आपके खिलाफ गवाही होती है, वो सारा कुछ सही पाया जाता है वहाँ पर, वो तथ्यात्मक तरीके से सही पाए जाते हैं, तो बिल्कुल आप दोषी पाए जाएँगे। उसमें कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है ऐसे मामलों बिल्कुल सर। तो सर इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि हर अपराध में जो है, जो इंटेंशन और नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो क्या 307 में भी ऐसा होता है कि जो में। बिल्कुल, नॉलेज है बिल्कुल। और जो इंटेंशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, या कोर्ट जब अपना निर्णय देती है तो इन बातों को ध्यान में रखती है? जी हाँ, बिल्कुल, इरादा और ज्ञान, अपराध का ज्ञान और अपराध का इरादा दोनों होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इरादा की जहाँ तक बात है तो ये सिर्फ़ 307 में लागू नहीं होता। ये पूरे ही अगर हम अपना पूरा वो संविधान देखें या जो भी हमारे कानून हैं, अपराध से संबंधित किसी भी तरह के कानून जो भी हैं, उसमें ये है कि व्यक्ति का इरादा बहुत महत्वपूर्ण किसी भी चीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि 2 लोगों के बीच एक लड़ाई हुई, उनके बीच पहले से कोई लड़ाई थी। तो एक व्यक्ति का इरादा होता है कि नहीं मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये मर सकता है या ज्ञान है उसको कि अगर उसने इस धारदार हथियार से उसको मारने का प्रयास किया तो वो मर सकता है। तो वो बिल्कुल वो इरादा और ज्ञान इस चीज़ में ये न्यायालय इस बात का पूरी तरह से ध्यान भी रखती है कि ऐसा होना महत्वपूर्ण है। किसी के पास इरादा होना और ज्ञान होना उसके कृत्य का, ये ज़रूरी है। 307 की धारा में ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं। बिल्कुल सर। तो फिर किस तरीके की कोर्ट जो है 307 के मामलों की सुनवाई करती है, या जो ट्रायल चलती है वो कौन-सी कोर्ट में चलती है? ये सत्र न्यायालय में ये मामला विचारणीय होता है। सत्र न्यायालय में आप दोषी पाए जाने के बाद ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, अपने निर्णय के विरुद्ध आगे जा सकते हैं। लेकिन वैसे सत्र न्यायालय में विचारणीय होता है ये मामला। बिल्कुल सर। तो इसमें 307 से ही कनेक्टिंग है 308। तो सर हमारे जी हाँ। व्यूअर्स आपसे ये जानना चाहेंगे कि 308 की धारा क्या कहती है? किस तरीके का अपराध जो है इस श्रेणी में आएगा? या इस धारा के अंतर्गत कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि अपराध घोषित किए जाएँगे? देखिए 307 और 308 धारा में एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो अभी बात आपने इरादा की थी कुछ समय पहले ही। तो 308 जो है वो गैर इरादतन हत्या का प्रयास का मामला होता है। इसमें व्यक्ति का इरादा नहीं होता कि वो हत्या कारित करे, तो ये चीज़ इसमें शामिल होती है। दोनों धाराएँ हालाँकि दोनों ही गंभीर चोट पहुँचा सकती हैं किसी को, लेकिन इरादा का एक स्पष्ट फ़र्क होता है। तो इरादा जैसे कि अभी क्या है कि कुछ समय इधर बीच के मामलों में क्या है, जैसे मोटर दुर्घटना हो जा रही है, तो पहले मोटर दुर्घटना में मोटर दुर्घटना अधिनियम के तहत उनके ऊपर केस चलाए जाते थे। लेकिन आजकल उसमें लोग अगर कोई वकील है, अच्छा वकील है, तो 308 की भी धारा जोड़ रहा है। क्योंकि वो एक तरीके से आप ये कहें कि अगर हमने गाड़ी चला रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो गैर इरादतन है वो। ये हमारा इरादा नहीं था हम किसी को धक्का मार दें, लेकिन वो गैर इरादतन है, बट अगर किसी को उससे गंभीर चोट पहुँचती है, तो 308 के मामलों में ऐसी धाराएँ दर्ज की जाती हैं। ये धाराएँ लगाई जा सकती हैं और ये भी गैर ज़मानती है, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के मामलों में भी ज़मानत का 300 हालाँकि 307 की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी गैर ज़मानती है, ज़मानत उतने आसानी से नहीं मिल पाती इसमें भी। संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, पुलिस एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद जाँच शुरू कर सकती है, ज़रूरत पड़ने पे आपको बिना वारंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। किस किस तरह की सज़ा का प्रावधान इसमें है, या कितनी सज़ा जो है अपराधी को इसमें मिलती है? इसमें भी कई तरह की हैं चीज़ें, जैसे कि चोट जो भी पहुँची है, उसकी वो कितनी गंभीर है, उस पर निर्भर निर्भर करता है। 3 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान है, 3 वर्ष जुर्माना या दोनों। और अगर चोट काफ़ी गंभीर प्रकृति प्रकृति की है, तो 7 वर्ष की भी सज़ा इसमें 308 के केस में हो सकती है। बिल्कुल सर। सर जब बात चल रही है क्राइम की, या क्राइम की प्रैक्टिस की, और चूँकि आप यूपी में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी से रिलेवेंट मेरा एक नेक्स्ट जो मैं आपसे जानकारी चाहूँगी वो ये है कि यूपी के कोर्ट्स में या यूपी में जो है 438 जो है एंटीसिपेटरी बेल जो है उसका प्रोविज़न नहीं है, ऐसा क्यों है? क्या सच में प्रोविज़न नहीं है? और यदि प्रोविज़न नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्या कारण रहा है? क्या है कि यूपी में इस धारा का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग बढ़ गया था, जिसके पश्चात इसका बंद हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश में इसका चलन नहीं है इस चीज़ का, अग्रिम ज़मानत लोगों को अभी नहीं दी जा रही है इस तरह के मामलों में, अपराध के मामलों में। और ये जो भी जानकारी है वो नेचुरल सी बात है, हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और हमारे जो व्यूअर्स है वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर डेफिनेटली आंसर देंगे। सर इसमें लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कानून गुरुज परिवार से आप जुड़े हुए हैं, कानून गुरुज प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी नज़र में किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है और किस हद ये तक जो है
जी सर। ये प्लेटफॉर्म एक सबसे पहला तो मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेश, सभी कस्बे, सभी जिलों, हर जगह के इसमें अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति वो कहीं भी है, आसानी के साथ इस पे जा सकता है इनकी वेबसाइट पे, और कहीं से भी उसे कुछ भी दिक्कत हो तो अधिवक्ताओं को सर्च कर सकता है इस पे। सर्च का ऑप्शन आसानी के साथ और कानून गुरुज का एक और अच्छी बात यह है कि इन्होंने अधिवक्ताओं को बिल्कुल एक रेटिंग दे रखा है कि किस तरह से कौन से अधिवक्ता किस मामलों में एक्सपर्ट हैं, कैसा है, किनका अनुभव कितना है। तो ये लोगों के लिए काफी अच्छा है। और इसके साथ साथ कानून गुरुज लोगों के लिए जो जैसे अभी वीडियो इंटरव्यू है, तो इस तरह की संक्षेप वीडियो इंटरव्यू कराकर लोग व्यूवर्स को और भी मदद प्रदान करता है। इससे व्यूवर्स इन चीजों को देखकर भी अपने चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं, और अच्छे अधिवक्ता उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे मिल जाते हैं। तो इस चीज के लिए कानून गुरुज तो काफी अच्छा आपका प्रयास रहा है। बिल्कुल सर, काफ़ी सर थैंकफुल है कानून गुरुज़ की पूरी फैमिली आपके शब्दों के लिए, और सर आज आपने टाइम स्पेयर किया, आप आए, उसके लिए पूरी फैमिली जो है थैंकफुल है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।